हाँ जी, मीनिंग ऑफ कैपिटल, इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, बाय द ओनर। ये बेटा ओनर जो वर्ड है ना, वो आम जिंदगी का वर्ड है। अकाउंट में इस ओनर को हम बेटा अलग नाम देते हैं। ओनर के लिए हमारे एक अच्छा सा नाम ही होता है, इसको बोलते हैं प्रोपराइटर। प्रोपराइटर, देखना बेटा, प्रोपराइटर, PROPRITOR। मैंने बताया था अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज के अपने बेटा वर्ड होते हैं, उसकी ग्रामर होती है, तो उसको हमें थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, यानी कि प्रोपराइटर, इन ए बिजनेस, इन ए बिजनेस, फुल स्टॉप। और आप चेंज करके लिखें बेटा, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस amount invested in the business either in the form of cash, goods and assets, cash, goods and assets। कैश फॉर्मेट में लगा सकते हैं, गुड्स के फॉर्मेट में लगा सकते हैं और एसेट्स में भी लगा सकते हैं बेटा। तो ये हमारे तीन जो बेसिक वर्ड थे बेटा, अभी आपने जो ऊपर लिखे थे सर, वो डिफाइन हुए हमारे, यानी कि मैंने जो आपको इक्वेशन लगाई थी, एसेट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो बेटा एसेट्स हमारी आ गई, लायबिलिटी हाँ मान्य बेटा, आप क्या कह रहे हैं आप बताएं। सर एसेट्स कैपिटल में इंक्लूड होते हैं? कैपिटल में एसेट्स इंक्लूड नहीं बेटा, जो हमारी कैपिटल होती है ना, जो भी हम पैसा लगाते हैं उस पैसे से हम एसेट्स खरीदते हैं। अगर आप बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो 10 लाख रुपए से आप बेटा जो आप कैश लेकर आएंगे, देखो बेटा जो भी कैश आपने बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया, इसको आपने बोल दिया कैपिटल, यानी कि 10 लाख रुपए से 10 लाख। अब बेटा इस 10 लाख रुपए से आप फर्नीचर खरीद के लाओगे भाई, तभी तो बिजनेस करोगे। कुछ कंप्यूटर वगैरह की भी आपको जरूरत पड़ेगी, टेबल चेयर वगैरह तो फर्नीचर में आ गया। मशीन की भी आपको जरूरत पड़ेगी, कुछ आप गुड्स भी खरीद के लेकर आओगे। तो ये सब चीजें क्या है, आप जो 10 लाख रुपए बिजनेस में लगा रहे हो, इस बिजनेस में 10 लाख रुपए से आप बिजनेस के लिए एसेट्स खरीद रहे हो। इसीलिए बेटा आप देखो, मैंने जो डिफाइन लिखाई हुई है, उस डिफाइन के अंदर मैंने लिखा है, इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन ए बिजनेस। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, बिजनेस में आप जो अमाउंट बेटे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ठीक ना, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश हो सकता है, गुड्स हो सकता है, एसेट्स। और अगर आप कैश ही कैश लगा दोगे तो केवल कैश से तो बिजनेस होगा नहीं, उस कैश से आपको फर्नीचर भी खरीदना पड़ेगा, उस कैश से आपको मशीन भी खरीदनी पड़ेगी, उस कैश से आपको गुड्स भी खरीदना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वो कैश अलग अलग चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तभी तो हमारी इक्वेशन के अंदर लिखा है ना, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हाँ जी बेटा, और कोई बात किसी बच्चे ने पूछनी हो? मयूरी क्या कह रहे हैं बेटा, आप बताएं। सर गुड्स में तो फर्नीचर वगैरह खुद आ जाएंगे ना? नहीं बेटा, अब वही वाली चीज आ गई, आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने क्या बोला था, जो चीज हम बेचने के लिए खरीदते हैं उसे गुड्स बोलते हैं, और जिस चीज को हम बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदते हैं उसे एसेट्स बोलती है। हाँ, फर्नीचर हमारा गुड्स भी है, फर्नीचर हमारी एसेट्स भी है। अगर एक फर्नीचर डीलर है, जैसे अशोका फर्नीचर मार्ट, मित्तल फर्नीचर,
तो मित्तल फर्नीचर वाले अगर बेटा फर्नीचर बेचने के लिए खरीद रहे हैं तो गुड्स है, और बिजनेस में यूज करने के लिए खरीद रहे हैं तो वो एसेट्स है। समझ आ गया ना बेटा? यस सर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट अब आप टर्म लिखेंगे बेटा। मैं आपको छोटी छोटी टर्म लिखा रहा हूँ चैप्टर के हिसाब से, और भी टर्म लिखा रहा हूँ बेटा, आगे लिखे आप डेटर, डेटर्स। इसमें बेटे बी साइलेंट रहता है, इसको हम बोलते हैं डेटर्स। बच्चे कुछ बोलते हैं डेब्टर, डेब्टर नहीं बोलते इसे, ये गलत प्रोनाउंसिएशन होती है डेब्टर, बी साइलेंट होता है, डेटर्स बोलते हैं सीधा। अब पहली बार पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखेंगे, जिंदगी भर आपके सामने अगर कोई भी, चाहे वो टीचर बोले या स्टूडेंट बोले, कोई भी बोले, आपका कुलीग क्लासमेट, अगर वो डैब बोलता है डेब्टर, आप उसे टोकेंगे नहीं, डेब्टर नहीं होता, डेटर्स होता है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है डेटर्स, बी साइलेंट होता है। सर डेटर्स कौन होते हैं? यानी आइडिया, किसी भी स्टूडेंट को कोई आइडिया डेटर्स को लेकर? जो चीज बोरो करते हैं, वो चीज बोरो करते हैं वो तो बोरोवर होते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? वैसे आप जो कह रहे हैं वो बिजनेस के टर्म आप आम जिंदगी में कह रहे हैं, थोड़ा गलत नहीं कह रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, डेटर्स को हम सिंप्लीफाइड बोले तो बेटा कस्टमर, डेटर्स यानी कि कस्टमर। देखो बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, गुड्स, गुड्स यानी कि वो आइटम जिसको हमने बेचने के लिए रखा हुआ है। गुड्स को हम सेल करते हैं बिजनेस में। सेल करने के दो तरीके होते हैं, कोई बताएगा कैसे दो तरीके होते हैं? माल दो तरीके से कैसे बेचा जाता है? सर एक तो आउट ऑफ कंट्री से भेजना। नहीं, वो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, वो तो एक्सपोर्ट हो गया, डोमेस्टिक सेल और फॉरेन सेल हो गई। मैं ये पूछ रहा हूँ माल बेचने के दो तरीके होते हैं बेटा, एक तो होता है नगद जिसको हम बोलते हैं कैश, और एक होता है उधार जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट। आप माल को दो तरीके से बेच सकते हैं, एक तो नगद बेच सकते हैं और एक उधार बेच सकते हैं। भैया आपके पास कस्टमर आया, आप दुकान पर बैठे हुए हो, ठीक है, आपकी डेली कन्फेक्शनरी शॉप है। अब कन्फेक्शनरी शॉप तो उसने आपसे ब्रेड बटर मांगा, आपने उसे ब्रेड बटर दे दिया और उसने पूछा भैया कितने पैसे, आपने बोला 80 रुपए, 80 रुपए उसने आपको दे दिए, दैट इज कैश सेल्स। इसको आप क्या बोलेंगे? कैश सेल्स। और अगर वो कहता है कि भैया मैं अभी पैसे नहीं दूंगा, थोड़े दिन के बाद दूंगा, अभी कोरोना चल रहा है, पैसे वैसे है नहीं, 8-10 दिन बाद लेना, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट सेल। तो माल दो ही तरीके से बेचते हैं, नगद और उधार। ऐसे ही दो ही तरीके से खरीदते हैं, नगद और उधार। तीसरा तरीका किसी को मालूम है? तीसरा क्या होता होगा भाई? आप बेचोगे, सामने वाला खरीदेगा, आप नगद उधार बेचोगे, वो नगद उधार खरीदेगा। तीसरा तरीका तो बेटा होता है, क्या लिखा मैंने? चोरी। हाँ, दुकानदार जैसे थोड़ा सा उसकी आंख लगी, सोया, फटाफट से सामान उठाया, थैले में रखा और निकल लिए, दिए ही नहीं पैसे। तीसरा तरीका होता है चोरी। पकड़े गए तो बेटा डंडे, और नहीं तो मौज। ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं करते बेटा, ये गलत है। तो व्यापार में दो ही तरीके होते हैं माल बेचने के, या तो नगद और या फिर उधार, दो ही तरीके हैं, नगद उधार, तीसरा कोई तरीका नहीं है। और जब बेटा हम उधार माल बेचते हैं तो जिनको बेचते हैं उनको बोलते हैं कस्टमर, और उधार बेचते हैं तो उनको बोलते हैं डेटर। डेटर यानी कि वो बंदे जिनको हमने उधार माल बेचा है। डेटर यानी कि वो लोग जिनको हमने उधार माल बेचा है। बच्चों को बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? हम इंप्रेशन दे दिया करो। हाँ, तो आप देख लें डेटर्स, डेटर्स आर द customer, debtors are the customer to whom goods on credit, goods on credit, credit का मतलब है उधार, goods on credit
आर सोल्ड, जिनको हमने उधार माल बेचा है। हाँ जी बेटा लिख लो फटाफट, टू whom गुड्स ऑन क्रेडिट आर सोल्ड, जिनको हमने उधार माल बेचा है। नेक्स्ट टर्म लिखेंगे बेटा नंबर 5 क्रेडिटर, ये आर बना हुआ है बेटा, क्रेडिटर। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स यानी कौन? सप्लायर, सप्लायर्स। भाई जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो हम भी तो उधार खरीद के लाते होंगे। सक्षम सिंह बेटा लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो कुछ? यस सर। या बैठे बैठे देख रहे हो मस्त अपना, साथ साथ लिखते भी आना। ये बेसिक टर्म है बेटा, बहुत जरूरी टर्म्स है, ये एग्जाम में आती हैं और बिना इनके न्यूमेरिकल भी नहीं होगा। क्रेडिटर्स यानी कि सप्लायर। बेटा जब हम किसी को माल बेचते हैं तो वो डेटर होता है, और जब किसी से हम माल खरीद के लाते हैं, उधार खरीद के लाते हैं, तो वो लोग हमारे होते हैं सप्लायर। सप्लायर यानी कि हु सप्लाई द गुड्स ऑन क्रेडिट, जो हमें उधार माल सप्लाई कर रहे हैं वो हो गए सप्लायर। तो लिख लें बेटा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आर द सप्लायर, क्रेडिटर आर द सप्लायर of goods from whom goods on credit, from whom goods on credit are bought। bought मतलब खरीदा जाता है, क्रेडिट का मतलब उधार, जिनसे उधार माल खरीदा जाता है। हाँ जी बेटा, बच्चों को उम्मीद है टर्म समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वन बेटा ड्राइंग। ड्राइंग कोई बताएगा ड्राइंग क्या होता है? पैसे निकालना बिजनेस में से। कौन बोला बिजनेस में से पैसे निकालना? मान्या, हाँ कहाँ पढ़ा था तुमने ये बिजनेस में से पैसे निकालना? फिर दीदी ने बताया था। दीदी पास में बैठी है? नहीं सर। अच्छा, नहीं वो भी शायद देख रही हो तो वो तुम्हें पीछे से बता रही हो तो बोल दे यही होगा ड्राइंग। वैसे तो उम्मीद ही होती है बच्चा जब पहली बार पढ़ रहा होता है तो वो ये कहता है सर ड्राइंग का मतलब होता है कला यानी कि आर्ट। पूरी दुनिया यही जानती है ड्राइंग का मतलब क्या होता है, आर्ट। आर्ट यानी कि कला। हाँ भाई मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बोलो। हाँ सर। ड्राइंग का मतलब तो यही होता है ना, आर्ट या कला, ठीक है। लेकिन अभी मान्या ने एक दूसरा वर्ड बताया, मान्या ने कहा बिजनेस से पैसे निकालना। उसने बिल्कुल सही बताया। आप एक चीज देखो, अगर कहीं गैदरिंग हो, कहीं 50 बच्चे बैठे हों और उसमें कुछ कॉमर्स के हों, कुछ साइंस के हों, कुछ आर्ट साइड के हों, और 50 बच्चों से अगर आप एक सवाल पूछो व्हाट इज ड्राइंग, तो साइंस वाले और आर्ट वाले बच्चे तो कहेंगे कला, और कॉमर्स वाला ये कहेगा विड्रॉन मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस से पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालना मतलब ड्राइंग। ये बात केवल कॉमर्स वाले बच्चों को पता होती है, साइंस आर्ट वाले को नहीं मालूम होती। साइंस आर्ट वाला तो ये समझता है ड्राइंग का मतलब कला। समझ में आ गई बात? तो ड्राइंग का मतलब यहाँ क्या है? ड्राइंग का मतलब है बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए, व्यापारी अपने खुद के यूज के लिए, घर के खर्च के लिए, बच्चे के स्कूल की फीस देनी है, ट्यूशन की फीस देनी है, और भी राशन पानी खरीद के लाना है, दवा देनी है बेटा, सारी चीजें। तो घर के खर्चे के लिए हम बिजनेस से जो पैसा निकाल रहे हैं दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। बच्चों को बात समझ में आ गई? और ये पूरी जिंदगी याद रखने वाली बात है बेटा, अक्सर पूछी जाती है ये बात। हाँ चलो जी लिखो ड्राइंग। बच्चों को समझ तो आ रहा है ना जो लिखवा रहा हूं सेंस? यस सर। यस सर। व्हेन अमाउंट और
आप गुड्स भी निकाल सकते हैं बेटा। अमाउंट और गुड्स विड्रॉन, अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर, बाय द ओनर फॉर इच पर्सनल यूज, फॉर इच पर्सनल यूज, सब पर्सनल यूज, पब्लिक करके लिख लें बेटा, डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक यूज घर के खर्च के लिए। When amount of goods withdrawn by the owner for his personal use, domestic use, it's called drawing. इसको हम क्या बोलेंगे बेटे? ड्राइंग। ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे ड्राइंग। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टर्म के लिए आप हेडिंग लिख लें,